हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ रहे हैं एक टॉपिक जिसका कि नाम है जेनेटिक कोड यानी कि आनुवंशिक कूट। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, जेनेटिक कोड की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, अभी तक आपने, जैसे कि आप जानते हैं, एक पढ़ते हैं अपने रेप्लिकेशन, प्रतिकृतन रेप्लिकेशन, और एक पढ़ते हैं अपने ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन। ओके, ये जो है वो तो क्या है, अनुलेखन है, और दूसरा जो होता है वो क्या है, दैट इज प्रतिकृतन। ये आपने पढ़ा है। रेप्लिकेशन जो होता है उसके अंदर डीएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है, और अनुलेखन के दौरान डीएनए से हम क्या बनाते हैं, एमआरएनए वगैरह बनाते हैं, राइट। आप इन दोनों प्रोसेस के अंदर देखेंगे कि यहां पर आप देखोगे कि दोनों के अंदर जो है वो एक न्यूक्लिक एसिड दूसरे न्यूक्लिक एसिड के अंदर कॉपी हुआ है, एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बना है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ओके, तो यहां पर डीएनए से डीएनए बना है और यहां पर डीएनए से आरएनए बना है, राइट। तो ये जो दोनों है वो यहां पर एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बना है, और इन दोनों ही प्रोसेस के अंदर एक बहुत विशेषता थी, और वो थी कॉम्प्लीमेंटरिटी। कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब समझते हैं ना, संपूरकता, यानी कि कॉम्प्लीमेंटरिटी पाई जाती है। ओके, जैसे डीएनए से डीएनए कॉपी हो रहा है तो ए टी जी सी, यहां पर कॉपी हो रहा है तो यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट्री देखने को मिलेगी, जैसे कि ए यू जी सी। ओके, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्रिटी। लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसका कि नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसलेशन के अंदर हम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ओके, यहां पर क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो प्रोटीन फॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है यहां पर। तो प्रोटीन चेन किसकी बनी होती है, हमको यह मालूम होना चाहिए कि प्रोटीन चेन जो है वो किसकी बनी हुई होती है, अमीनो एसिड्स की। ओके, प्रोटीन चेन के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। तो हमको ट्रांसलेशन के अंदर क्या करना है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन के अंदर हम आरएनए से क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, आरएनए किसका बना होता है, पॉलीमर ऑफ, व्हाट इज आरएनए, आरएनए इज व्हाट, द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। और यहां पर ये क्या है, प्रोटीन क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, राइट। ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से हम क्या बनाएंगे, पॉलीमर ऑफ क्या बनाएंगे, अमीनो एसिड्स बनाएंगे। ओके, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड का पॉलीमर का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन बनाएंगे। यहां पर ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं पाई जाती है, कॉम्प्लीमेंटरिटी यानी कि संपूरकता नहीं पाई जाती, कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं पाई जाती। क्यों, क्योंकि यहां पर तो क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड दूसरे न्यूक्लिक एसिड में कॉपी हो रहा है, यहां पर एक न्यूक्लिक एसिड जो है वो दूसरे न्यूक्लिक एसिड में थोड़ी कॉपी हो रहा है। यहां पर तो आरएनए से हम क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। तो ये तो है न्यूक्लियोटाइड और ये है अमीनो एसिड, तो यहां पर कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं पाई जाती है। और यही चीज जो है वो आनुवंशिक कूट की खोज का क्या बनी थी, कारण बनी थी। ओके, अब कैसे, तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि आनुवंशिक कूट के बारे में क्या है, किस तरीके से है, आनुवंशिक कूट क्या होता है। तो यूं समझिएगा कि आनुवंशिक कूट जो है वो क्या है, नाइट्रोजन क्षारकों से बनी, नाइट्रोजन, इनफैक्ट मैं कहूंगा 3 नाइट्रोजन क्षारकों से, 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी एक भाषा है जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करने की क्या रखती, करने की क्षमता रखती है, राइट। जेनेटिक कोड क्या है, 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी एक भाषा है जो किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करने की क्या रखती है, क्षमता। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको, फॉर एग्जांपल AUG, राइट। अब AUG किसको कोड करता है, तो AUG तो क्या हो गया,
कोडोन हो गया, ये कोडोन मतलब क्या हो गया, कूट हो गया। ओके, और अमीनो एसिड जिसको कि ये कोड करता है, जैसे मिथाइनिन, तो ये तो हो गया अमीनो एसिड, इसको इसने क्या किया, कोड किया। तो ये तो हो गया कूट यानी कि कोडोन, और ये किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। ओके, दूसरा जैसे कि एक एग्जांपल है, मान लीजिए GUG, राइट, तो ये तो हो गया क्या चीज, कोडोन यानी कि कूट, और ये किसको कोड कर रहा है, तो जैसे वेलिन अमीनो एसिड को ये क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। तो 3 नाइट्रोजन क्षारक, ये 1 2 और 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी एक भाषा है जिसमें किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करने की क्या होती है, क्षमता होती है। मतलब जेनेटिक कोड के पास में किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ओके, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोडोन्स जो होते हैं, यानी कि जो कूट जो होता है वो कहां पर पाया जाता है, तो हमेशा याद रखो कि कोडोन्स जो होते हैं वो कहां पर उपस्थित होते हैं, एमआरएनए पर उपस्थित होते हैं। ओके, कहां पर उपस्थित होते हैं, एमआरएनए के ऊपर। ओके, और याद रखना कि कोडोन्स की सीक्वेंस, कोडोन्स की एमआरएनए पर पाई जाने वाली सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम, राइट। कोडोन्स की एमआरएनए पर पाई जाने वाली सीक्वेंस प्रोटीन चेन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस को तय करती है। बात समझ में आ रही है? हमेशा याद रखें, कोडोन्स कहां पर पाए जाते हैं, एमआरएनए पर पाए जाते हैं। कोडोन्स के पास में क्या पाई जाती है, कोडोन्स के पास में क्या उपलब्ध है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। किसके लिए, किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए इनके पास में आनुवंशिक सूचना होती है। तो कोडोन्स, याद रखें, एमआरएनए के ऊपर जैसी सीक्वेंस कोडोन्स की होगी, उसी सीक्वेंस के अंदर क्या होगा, प्रोटीन चेन के अंदर अमीनो एसिड होगा। मान लो कि एमआरएनए के ऊपर, मान लीजिए कि ये एमआरएनए है, ओके, ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। मान लीजिए कि यहां पर AUG एक कोडोन है, तो ये मान के चलो कि यहां पर कोडोन क्या है, AUG है, तो वो किसको कोड करेगा, मिथाइनिन को क्या करेगा, कोड करेगा। ओके, और GUG है तो वो किसको कोड करेगा, वेलिन को कोड करेगा। GAG है तो वो किसको कोड करेगा, तो वो किसको, ग्लूटामिक एसिड को क्या करेगा, कोड करेगा। तो जैसा एमआरएनए के ऊपर जैसी सीक्वेंस कोडोन की होती है, वैसी ही एक प्रोटीन चेन के अंदर यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमीनो एसिड की क्या होगी, सीक्वेंस होगी। ओके, अब आ जाते हैं कि जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहले किसने बताया, और ये जो जेनेटिक कोड है वो पहले कैसा था। देखिए, आज तो हम सब जानते हैं कि जेनेटिक कोड जो होता है वो कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, यानी कि 3 शब्दों से बनी क्या होती है, भाषा होती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सबसे पहला जो था वो कोडोन जो था वो कैसा था, सिंगलेट कोड था। सबसे पहला जब जेनेटिक कोड का आविष्कार हुआ था तो सबसे पहले जेनेटिक कोड कैसा था, सिंगलेट कोड था। सिंगलेट कोड का मतलब होता है एक शब्द कूट, मतलब एक शब्द कूट का मतलब क्या है, सिंगलेट कोड का मतलब क्या है, यो समझिए। जैसा कि हम जानते हैं कि आरएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये सब क्या है, 4 नाइट्रोजन बेस है। तो सबसे पहले आनुवंशिक कूट ट्रिपलेट नहीं था। जब आनुवंशिक कूट की खोज हुई तो सिंगलेट कोडोन था। सिंगलेट कोड का मतलब क्या होता है, सिंगलेट कोड का मतलब होता है प्रत्येक कोड एक नाइट्रोजन बेस से बना होता है। प्रत्येक कोड एक नाइट्रोजन बेस से बना। अब हमको मालूम है कि नाइट्रोजन बेस कितने हैं, 4 ही हैं, AUGC। तो क्या होता था, सिंगलेट कोडोन ये कहता है कि ये एक नाइट्रोजन क्षार जो है वो अपने आप एक कोडोन की तरह काम कर रहा है। ये वाला जो है वो एक कोडोन की तरह काम कर रहा है, ये वाला भी कैसे काम कर रहा है, कोडोन की तरह, और ये वाला भी कैसे काम कर रहा है, कोडोन की तरह। मतलब एक कोडोन एक नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना था। तो 4 की पावर कितना, 1, क्योंकि 4 नाइट्रोजन बेस है, राइट। तो कितना हो जाएगा, 4। तो मेरे पास में सिंगलेट कोड को यदि लागू करता हूं
तो सिंगलेट कोड के कारण मेरे पास में कुल कोडोन कितने अवेलेबल होंगे? कुल कोडोन कितने अवेलेबल होंगे मेरे पास में? 4। और ये जो 4 कोडोन है, देखिए कोडोन हमेशा विशिष्ट होते हैं और विशिष्ट अमीनो अम्ल को क्या करते हैं? कोड करते हैं। तो 4 कोडोन 4 अमीनो एसिड को क्या करेंगे? कोड करेंगे। 4 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। 4 अमीनो एसिड को कोड कितने कोडोन्स करेंगे? 4 कोडोन 4 अमीनो एसिड को कोड कर देंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि हम जानते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड कितने हैं? 20 हैं। शरीर के अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड कितने? 20 है। तो 4 कोडोन 4 अमीनो एसिड को तो कोड कर देंगे, लेकिन बच्चे कितने? 16 अमीनो एसिड को कौन कोड करेगा? इनके लिए आनुवंशिक सूचना कहां से आएगी? इस बात की इंफॉर्मेशन, यानी कि सिंगलेट कोड के पास में इस बात का जवाब नहीं था, इसलिए हम सिंगलेट कोड को क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं। आज की तारीख के अंदर सिंगलेट कोड को मान्यता नहीं है। अब आ जाते हैं सिंगलेट कोड के बाद में आया डबलेट कोड। सिंगलेट कोड के बाद में कौन सा आया कोड? डबलेट कोड। जरा देखें डबलेट कोड क्या कहता है। डबलेट कोड ये कहता है कि आनुवंशिक कूट क्या है? द्विशब्द से बनकर बना है। द्विशब्द कूट कहते हैं इसे डबलेट कोड। डबलेट कोड का मतलब है कि ईच कोडोन इज मेड ऑफ 2 नाइट्रोजन बेस, मतलब कि प्रत्येक कोडोन 2 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बना है। कैसे? 2 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर कैसे बना है? UCAG मान लीजिए, ऐसे देखिए यहां पर लिखा UCA और G, तो UU UC UA UG, CU CC CA CG, AU AC AA AG, GU GC GA GG, राइट। इसका मतलब ये हुआ ईच कोडोन इज मेड ऑफ 2 नाइट्रोजन बेस, मतलब 4 की पावर 2, तो 4 into 4 16 कोडोन्स मेरे पास में उपलब्ध है, जैसा कि मैंने यहां पर बना रखा है। नाउ ये जो 16 कोडोन है ये 16 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। 16 कोडोन 16 अमीनो एसिड को कोड करेंगे, बट फिर से दिक्कत है कि 16 कोडोन 16 अमीनो एसिड को तो कोड कर देंगे, लेकिन अमीनो एसिड्स कितने थे? 20 थे, तो 16 तो कोड हो जाएंगे, लेकिन बाकी 4 को कोड कौन कोड करेगा? इस डबलेट कोड के पास में भी इस चीज का जवाब नहीं था, इसलिए इसको भी क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया। इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर खोज हुई जो आज जो हम लोग पढ़ते हैं, जो आज की तारीख के अंदर जिस कोडोन को हमने एक्सेप्ट कर रखा है उसके ऊपर हम लोग आते हैं, और वो है दैट इज नॉन एज ट्रिपलेट कोड, जिसको हमने आज स्वीकार किया है। ट्रिपलेट कोड यानी कि इसको क्या बोलते हैं? त्रिक कोड, राइट। अब ट्रिपलेट कोड क्या है? तो ट्रिपलेट कोड ये कहता है ईच कोडोन इज मेड ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस। प्रत्येक कोडोन 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी क्या है? एक भाषा है, जिसमें किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करने की क्या होती है? क्षमता होती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ट्रिपलेट कोड जो है वो हर एक कोडोन जो है वो कितने नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बना है? 3 से। और ट्रिपलेट कोड के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो किसने बताया था? जॉर्ज गेमोव ने बताया था। किसने बताया? जॉर्ज गेमोव ने ट्रिपलेट कोड के बारे में बताया। और ट्रिपलेट कोड की पुष्टि, ट्रिपलेट कोड की पुष्टि किसने की? तो ट्रिपलेट कोड की पुष्टि की थी बहुत सारे एविडेंसेस के द्वारा। 2 वैज्ञानिक थे, निरेनबर्ग, और दूसरा जो वैज्ञानिक था वो कौन था? खुराना। निरेनबर्ग और खुराना ने ट्रिपलेट कोड की क्या की? पुष्टि की, राइट। ट्रिपलेट कोड क्या कहता है? 4 की पावर 3, 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब 64 कोडोन्स जो हैं वो क्या है? उपलब्ध है। जैसे आपके सामने स्पष्ट है कि अमीनो एसिड कितने थे? 20 थे, और अब मेरे पास में कितने उपलब्ध कोडोन्स है? 64 कोडोन्स। तो 64 कोडोन्स आर इनफ टू कोड हाउ मेनी अमीनो एसिड्स? 20 अमीनो एसिड्स। लेकिन यहां पर एक नोट डाल देता हूं
कि 64 में से ओनली 61 कोडोन जो होते हैं, ओनली 61 कोडोन कोड्स अमीनो एसिड, 64 के 64 अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, 61 कोडोन कोड करते हैं। क्यों? अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि 64 में से 3 कम क्यों कर दिए? तो जो 3 होते हैं, राइट, वो 3 कोडोन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन। 64 में से 3 कोडोन ऐसे हैं जिनको क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडोन कहते हैं। स्टॉप कोडोन को आप नॉनसेंस कोडोन भी कहते हो। अपने इसको चाहे तो टर्मिनेटिंग कोडोन भी कह सकते हो, टर्मिनेटिंग कोडोन भी कह सकते हो। अब कौन कौन से स्टॉप कोडोन से? तो 3 के लिख रहा हूं मैं, UAA, UAG, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, UAA, UAG और UGA, ये तीनों जो है वो क्या चीज है? स्टॉप कोडोन है। ओके, ये क्या है? इसको बोलते हैं ओकर, इसको बोलते हैं अंबर, और इसको हम बोलते हैं ओपिल। ओकर, अंबर एंड ओपिल, ये जो तीनों है वो क्या चीज है? स्टॉप कोडोन है। ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। बाकी के जो 61 है वो किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, लेकिन ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन के नाम से इनको जानते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये त्रिकोड कैसे बनाया गया, कैसे बनाते हैं इसको। ओके, और ये जो 64 कोडोन्स जो आपके सामने दिख रहे हैं ये कैसे बने? तो यहां पर देखिए, मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं, U, C, A और G। जल्दी से इस टेबल को देखेंगे अपने। यहां पर भी मैंने यहां पर लिखा U, C, A और यहां पर लिखा मैंने G, राइट। ये मैंने एक चेकर बोर्ड टाइप पूरा बना दिया है, इसको आप देखिएगा, राइट। और यहां पर लिखा U, C, A और G, U, C, A, G। यहां पर भी लिख दिया U, C, A और G। देखिए ट्रिपलेट के अंदर आनुवंशिक कूट कैसा ट्रिपलेट है, अब ये क्लियर हो चुका है। तो ये क्या है? उसकी फर्स्ट पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन मतलब एक कोडोन के अंदर जो पहला नाइट्रोजन बेस होगा ये तो होगा फर्स्ट पोजीशन। ओके, तो ये वाली जो दिख रही है, ये पूरी जो आप लोगों को दिख रही है, ये कौन सी है? सेकंड पोजीशन है। ये सेकंड पोजीशन है। ये जो पूरी की पूरी ये वाली, ये पूरी सेकंड पोजीशन है। और ये वाली जो है ये कौन सी है? दैट इज नॉन एज, ये तो हो गई आपकी सेकंड पोजीशन, राइट। और ये जो है वो कौन सी हो गई? थर्ड पोजीशन, राइट। प्रथम स्थिति, ये पूरी द्वितीयक स्थिति और ये तृतीयक स्थिति। अब कैसे बनाते हैं? ये देखिए यू यू यू, ऐसे यू यू यू, ऐसे यू यू यू, फिर यू यू, यहां पर ये क्या है? यू यू सी, ऐसे, फिर यू यू ए और फिर यू यू जी, यू यू जी। ओके, फिर कैसे बनेगा? यू सी यू, ऐसे यू सी यू सी यू सी यू सी यू सी ए और जी। फिर देखें यू ए, यहां पर लिखा मैंने यू सी ए जी, यहां पर यू जी यू जी यू जी यू जी यू सी ए और जी, राइट। यू, यहां पर देखेंगे आप, ये क्या लिखा है? यू जी जी। ओके, यू जी जी। अभी सी यू सी यू सी यू सी यू, यू सी ए और जी, सी सी, ये देखें यू सी ए और जी, सी ए सी ए सी ए सी ए, यू सी ए और जी। यहां पर देखिए सी जी, यू सी ए और जी, राइट। ये हम सीख रहे हैं कि एक चेकर बोर्ड कैसे बनाते हैं। ए यू ए यू ए यू ए यू, यू सी ए जी, ए सी ए सी ए सी ए सी, यू सी ए और जी, ए लाइक दिस, यू सी ए और जी।
राइट। फिर देखिए AG, UCA और G, राइट। यहां पर देखिए GU, UCA और G, यहां पर देखें GC, UCA और G, फिर GA, UCA और G, राइट। GG, राइट। ये पूरा चेकरबोर्ड मैंने आपके सामने तैयार कर दिया। आप इस चेकरबोर्ड को आप अपनी कोई भी रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी बुक्स में भी आप देख सकते हैं, और प्रत्येक के सामने आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर कोडोन किसी न किसी अमीनो एसिड को क्या करेगा, कोड करेगा। ओके, तो ये 64 कोडोन से, राइट। अब ये जो 64 कोडोन से, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसमें से मैं ये एनसर्कल कर रहा हूं, UAA, UAG और UGA, इनके सामने लिखा है मैंने स्टॉप, राइट। क्यों? क्योंकि ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो ये तो हो गए एंटी कोडोन्स, और ये जो हो गए वो तो कैसे हो गए, नॉनसेंस कोडोन्स हो गए, और ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, UAA, UAG और UGA। और ये जो AUG होता है, ये क्या चीज है, ये स्टार्ट कोडोन है, राइट। ये क्या है, स्टार्ट कोडोन है, और किसी न किसी अमीनो एसिड को ये क्या करता है, कोड करता है। तो ये मैंने आपके सामने 64 कोडोन्स बना रखे हैं, जिसमें से 3 क्या है, नॉनसेंस है, और बाकी 61 जो है वो किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं। अब आ जाते हैं कि ये जो जेनेटिक कोड होता है, राइट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। इन प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं आज, राइट। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जेनेटिक कोड जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वत्रिक, मतलब कि ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग तक सब में जेनेटिक कोड कैसा होता है, समान होता है। जेनेटिक कोड समान होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि मान लीजिए कि हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, तो हमारे अंदर कोई एक कोडोन किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो बैक्टीरिया के अंदर भी जो है वही होगा जो हमारे अंदर हो रहा है। तो जेनेटिक कोड अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। दूसरा जो है वो याद रखें कि जेनेटिक कोड जो होता है वो कैसा होता है, कोमा लेस होता है। कोमा लेस मतलब कोमा विहीन होता है। मतलब जेनेटिक कोड में कोई पंक्चुएशन नहीं होता। मतलब जो जेनेटिक कोड की जो भाषा है वो कैसी है, कंटिन्यूअस होती है। हम कभी भी जेनेटिक कोड के बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क वगैरह नहीं लगाते हैं। जो आनुवंशिक सूचना का प्रवाह है वो कंटिन्यूअस होता है, कोमालेस होता है, बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया जाता। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि स्टार्ट कोडोन किसको मानते हैं, स्टार्ट कोडोन। तो स्टार्ट कोडोन जो है वो किसको मानते हैं, AUG को मानते हैं। AUG अपने आप में स्टार्ट कोडोन तो है ही है, साथ के साथ ये मिथाइनिन अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। मिथाइनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। ये मिथाइनिन अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। तो ये कौन सी हो गई, दैट इज तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर हम आते हैं जो कि बहुत विशेष है कि जेनेटिक कोड जो है वो कैसा होता है, नॉन एम्बिगुअस होता है। नॉन एम्बिगुअस का मतलब ये होता है कि जेनेटिक कोड कैसा होता है, या तो यूं कह दीजिए विशिष्ट होता है, या आप यूं कहेंगे असंदिग्ध होता है, राइट। असंदिग्ध का मतलब है कि दैट इज अ कोडोन कोड्स अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड ओनली। मतलब क्या हुआ, एक कोडोन एक अमीनो एसिड को ही क्या करता है, कोड करता है। एक कोडोन एक अमीनो एसिड को ही कोड करता है,
राइट, मतलब जेनेटिक कोड विशिष्ट होता है। एक बार एक कोडोन ने किसी अमीनो एसिड को कोड कर दिया तो दोबारा वो किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। इससे सिद्ध होता है कि आनुवंशिक कोड असंदिग्ध होता है और कैसा होता है, विशिष्ट होता है, राइट। कभी भी एक कोडोन एक अमीनो एसिड को ही क्या करता है, कोड करता है। ओके, पांचवी प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं हम लोग, और वो है दैट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का मतलब क्या है कि आनुवंशिक कूट की अपहासिता। आनुवंशिक कूट की अपहासिता का मतलब क्या होता है कि वन अमीनो एसिड may be coded by more than one codons। क्या मतलब है, एक अमीनो अम्ल एक से ज्यादा कोडोन्स द्वारा कोड हो सकता है। क्या कहा मैंने, एक अमीनो अम्ल एक से ज्यादा कोडोन द्वारा कोड होता है। आपने क्या देखा था, टोटल कोडोन्स कितने अवेलेबल थे, 61, और अमीनो एसिड कितने हैं, 20 है। तो नेचुरल है कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन्स क्या कर रहे होंगे, कोड कर रहे होंगे। इसको बोलते हैं आनुवंशिक कूट की अपहासिता। लेकिन याद रखना, अपवाद लिख देता हूं मैं, कि दो अमीनो एसिड ऐसे हैं, एक तो है ट्रिप्टोफेन और दूसरा है मिथाइनिन, राइट। इन पर यह प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। मतलब ये दो अमीनो एसिड ऐसे हैं, ट्रिप्टोफेन और मिथाइनिन, इनके ऊपर आनुवंशिक कूट की अपहासिता यानी कि डिजेनरेसी लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये दोनों अमीनो एसिड ऐसे हैं जो केवल एक कोडोन द्वारा ही क्या होते हैं, कोड होते हैं। एक अमीनो अम्ल के द्वारा ही क्या होते हैं, एक कोडोन द्वारा ही क्या होते हैं, कोड होते हैं, राइट। ये दोनों अमीनो एसिड ऐसे हैं जो एक कोडोन द्वारा ही कोड हो रहे हैं, तो इनके ऊपर आनुवंशिक कूट की अपहासिता लागू नहीं होती। और छठी और आखिरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जेनेटिक कोड जो है वो कैसा है, ट्रिपलेट है। ये कैसा है, त्रिक है। 3 शब्दों से बनी क्या है, एक भाषा जिसमें किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ये चीज भी आप ध्यान रखें। ओके, मैं इस आनुवंशिक कूट के बारे में 2 जानकारी आपको और देना चाहता हूं। दैट इज, पहला तो ये है कि आपको एक तो आनुवंशिक कूट पढ़ रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वुबली बेस क्या होता है, राइट। वुबली बेस क्या होता है, वुबली बेस, पहले तो ये वुबली का मतलब मालूम होना चाहिए आपको कि जो स्थिर ना हो, जिसकी पोजीशन डामाडोल हो, जो स्थिर ना हो, उसको क्या बोलते हैं, वुबली बेस कहते हैं। वुबली बेस क्या कहते हैं कि एक कोडोन में थर्ड बेस जो होता है, थर्ड बेस, उसे वुबली बेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वुबली बेस कहते हैं, राइट। जैसे कि यूं देखिएगा, यू आपने अभी पढ़ा था, यू सी ए और जी, यहां पर यू सी ए और जी। जरा देखिए वुबली बेस कैसे बनता है। मान लीजिए कि आप इस बॉक्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, यू 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 सी यू यू ए यू यू जी। अब आपको क्या देखना है, ये एक कोडोन है, ये एक पूरा कोडोन है, ये कोडोन है और ये कोडोन है। पहले 2 बेस समान है, ये दोनों बेस तो समान है, लेकिन जो आनुवंशिक कूट की जो विशिष्टता है वो आप देखिए, पहले 2 बेस तो समान है सब में, लेकिन आप देखोगे कि ये कोडोन किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ये किसी और को कोड कर रहा है, ये किसी और को कोड कर रहा है और ये किसी और को कोड कर रहा है। तो ये जो थर्ड बेस है, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो थर्ड बेस है ये वाला, इसको हम क्या मानते हैं, वुबली बेस कहते हैं। सब में थर्ड बेस क्या होता है अलग, जैसे यहां पर देखो यूसी 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 यू सी ए एन जी, सबके थर्ड बेस को देखोगे तो ये क्या है, डिफरेंट है।
इस थर्ड बेस को हम क्या कहते हैं, वुबली बेस कहते हैं। और वुबली बेस के कारण ही आनुवंशिक कूट में क्या पाई जाती है, अफासिता पाई जाती है। यानी कि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन्स के द्वारा इसलिए कोड होता है क्योंकि क्या पाई जाती है, वुबल बेस जो है या वुबल क्षार जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो एक तो वुबली बेस के बारे में मालूम होना चाहिए, और दूसरा कि याद रखना आनुवंशिक कूट को उत्परिवर्तन क्या करता है, प्रभावित करता है। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन प्रभावित करता है, राइट, म्यूटेशन प्रभावित करता है, राइट। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूं, सिकल सेल एनीमिया। सबने पढ़ा हुआ है सिकल सेल एनीमिया। उस सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है कि यहां पर आनुवंशिक कूट में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे GAG, राइट, से क्या बन जाता है, GUG। GAG से ये नॉर्मल पर्सन के अंदर है, और सिकल सेल एनीमिया की बीटा ग्लोबिन चेन जो होती है, राइट, हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है बीटा ग्लोबिन चेन, उसके अंदर 6th पोजीशन पे ये चेंज आ जाता है। यानी कि GAG की जगह पे क्या हो जाता है, GUG। तो जैसे मान लीजिए नॉर्मल पर्सन के अंदर GAG जो है वही, राइट, वो ग्लूटामिक एसिड को क्या करता है, कोड करता है, राइट, 6th पोजीशन के ऊपर। लेकिन जब म्यूटेशन होता है, जिसको बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, तो पर्सन सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड हो जाता है, और उसमें क्या हो जाता है, GAG के स्थान पर पॉइंट म्यूटेशन होता है, तो GAG के स्थान पर क्या हो जाता है, GUG हो जाता है। तो नेचुरली ये कोडोन ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है, और ये कोडोन जो है वो किसको कोड करेगा, वेलिन अमीनो एसिड को कोड करेगा, राइट। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये पॉइंट म्यूटेशन हुआ, बिंदु उत्परिवर्तन हुआ, और ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ गया, वेलिन आ गया। जैसे ग्लूटामिक एसिड की जगह पर 6ठी पोजीशन के ऊपर बीटा हीमोग्लोबिन चेन के अंदर वेलिन आ जाएगा, तो पर्सन सफर्स फ्रॉम व्हाट, सिकल सेल एनीमिया। तो आनुवंशिक कूट को उत्परिवर्तन क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो था अपना वो टॉपिक किसके ऊपर था, आनुवंशिक कूट के ऊपर था। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, इन्हें लाइक और शेयर कीजिए, और मेरा चैनल को यदि आप लाइक करते हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। हम जल्दी फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ में।